शुभ संध्या सभी प्रिय विद्यार्थियों को। स्वागत है सभी का इस प्यारे से परिवार में। मैं नीलेश परिवार आपका इस प्यारे से परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आ जाइए, सभी जुड़ जाइए। नमस्कार सभी को। चलिए करते हैं आज की कक्षा प्रारंभ। लीजिए प्रभु का नाम। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन सामने। निम्न में से वाक्य अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई किस क्रिया का उदाहरण है? शायद ये हो चुका था कल क्लास में। ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई द्विकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, दान धातु क्रिया है। दान धातु क्रिया क्या होती है? किसी संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, है ना। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो क्रियाएं धातुएं बनाती हैं वो क्या कहलाती है? नाम धातु क्रियाएं। ठीक है, जैसे लाज से लजियाना, लाज से लतियाना, लाज से लतियाना, लाज से लजियाना और हाथ से हथियाना। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, हथियाना, बतियाना, शर्माना, है ना, इठलाना, बलखाना, ठीक है, ये सब हमारी क्या होती है? नाम धातु क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? कि यहाँ पे कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, वो किसी और को प्रेरित करने के लिए काम कहता है ना, कि काम तू करना भैया। तेरे को मैं खुद मकान नहीं बनाता हूँ, मैं किसी मजदूर को बोलूंगा तू मकान बना। ठीक है, या फिर मैं गाड़ी चलाता नहीं हूँ, मैं किसी और को प्रेरित करके ड्राइवर को बोलूंगा कि भैया तुम गाड़ी चलाओ। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया समाप्त कर, जब करता एक क्रिया समाप्त कर दूसरा काम करने लग जाता है तो पहले वाली जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा कर सो गया, तो सोने का काम अभी कर रहा हूँ लेकिन उसके पहले मैंने क्या काम किया? पढ़ा रहा था। ठीक है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया, इसका राइट आंसर क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिसके दो कर्म हो, है ना, वह क्रिया जिसके दो कर्म हो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। पढ़ाई क्या है यहाँ पे? एक क्रिया, तो इसके दो कर्म है। हाँ है। इसमें क्या और किसको का प्रश्न करेंगे? क्या और किसको का प्रश्न करेंगे तो क्या का जो उत्तर आएगा वो हमारा मुख्य कर्म होगा। क्या होगा? मुख्य कर्म। तो क्या का प्रश्न करो? अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाई। तो हिंदी हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य कर्म। अध्यापक ने किसको हिंदी पढ़ाई? किसको हिंदी पढ़ाई मतलब छात्रों को हिंदी पढ़ाई, है ना। तो छात्रों हमारा क्या हो जाएगा? गौण कर्म। तो जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वो क्या कहलाती हैं? वह विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें से 3 शब्द क्या होंगे? अशुद्ध होंगे और एक शुद्ध होगा। तो आमिष, विद्या, सिंह या हितेशी, इन चारों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयन करना है। बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे? बताइए जल्दी। ठीक है, विद्या क्या होती है? विद्या इस प्रकार से लिखा जाता है। सिंह का क्या होता है? सिंह होता है। हितैषी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और आमिष, आमिष, आमिष होता है। ठीक है, ये आमिष, आमिष सही लिखा हुआ है। ए और डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, बाकी ये दोनों गलत है। विद्या नहीं होती, विद्या होती है, सिंह नहीं होता, सिंह होता है। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से शब्द युग्म आंठी, आंटी, आंठी के सही अर्थभेद का चयन करना है। शब्द युग्म वे शब्द जो साथ साथ आते हैं, समान उच्चारण होता है लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका अन्य नाम एक तो होता है श्रुति सम, शब्द भी इनको कहा जाता है, और एक समश्रुत भ्रम, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, इनको शब्द युग्म भी कहा जाता है। ठीक है,
बताइए। कोड़ी, कपर्दिका, और, तरफ, उत्कच, गंजा, सूतकाल, अच्छा, गुठल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंटी। आंटी। आंटी का मतलब आंटी देते हैं ना अपन किसी को, आंटी, किसी धागे में आंटी देते हैं, आंटी, है ना। आंटी मतलब क्या होता है, सूत का एक लच्छा होता है। और गुड़ल, है ना, गुड़ल क्या होता है, आंठी मतलब एक फल का बीज, एक फल का बीज, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी नहीं। आंटी मतलब सूत का एक लच्छा होता है ना, तो हम आंटी करते हैं। तो गुड़ल मतलब आंटी का एक, आंठी मतलब गुड़ल होता है, एक फल का बीज होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। संयुक्त वाक्य। हम्म, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पंगु होने के कारण वह घोड़े पर नहीं चढ़ सकता। परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ। संयुक्त वाक्य की पहचान। सबसे पहले संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसमें दो वाक्य होते हैं जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, है ना। जो समानाधिकरण समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा होता है, समुच्चय बोधक अव्यय जुड़े होते हैं, ठीक है। वो समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से, और, या, अथवा, किंतु, परंतु, ठीक है, इस प्रकार के अव्यय से जुड़े होते हैं। तो बताइए संयुक्त वाक्य का चयन करना है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसमें कुछ समुच्चय बोधक अवयव दिख रहे हैं? नहीं। पंगु होने के कारण वह घोड़े पर नहीं चढ़ सका। परिश्रम परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। देखो यहाँ पे आया और, परिश्रम करो एक वाक्य है, और सफलता प्राप्त करो, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, समुच्चय बोधक अवयव, और वो है और। तो यहाँ पे हमारा संयुक्त वाक्य ये हो जाता है। दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ। बताइए पहला जो है ए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, है ना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, यह कौन सा वाक्य है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। अरे भैया मैं, एक उद्देश्य है, और रहना चाहता हूँ एक विधेय है। जहाँ पे एक विधेय उद्देश्य और एक विधेय हो, वहां पे क्या होता है, सरल वाक्य होता है। क्या होता है, सरल वाक्य होता है। ये सरल वाक्य हो गया। पंगु होने के कारण वह घोड़े पर नहीं चढ़ सकता, तो इसमें भी कोई समुनाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, ना व्यधिकरण है, कुछ भी नहीं है, एक समान सरल वाक्य बता रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है। दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ, दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है। दोनों में से कोई भी काम पूरा नहीं हुआ, तो ये भी क्या है, एक उद्देश्य और एक विधेय बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी सरल वाक्य। तो हमारा राइट आंसर संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, सी, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन करना है। असंगत बेमेल शब्द का चयन करना है। जो बेमेला है, जो इन तीनों से मेल नहीं खाओ खाता हो, वो हमारा क्या होता है, असंगत और बेमेल, है ना। तो बताइए यहाँ पे वैकल्पिक, अनिवार्य, स्वेच्छाकृत या इच्छिक। इन चारों में से हमारा असंगत और बेमेल शब्द कौन सा होगा, बताइए। असंगत और बेमेल शब्द, देखो नाम से स्पष्ट है, वैकल्पिक, स्वेच्छाकृत अपनी इच्छा के अनुसार, वैकल्पिक ये भी अपनी इच्छा अनुसार, ऐच्छिक करना हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ए, सी और डी, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द लग रहे हैं। अनिवार्य मतलब ये तो आपको करना ही है ना, ये तो आपको करना ही होगा, अनिवार्य ही है। वैकल्पिक है, तुम्हारे लिए करना हो तो करो। स्वेच्छाकृत तुम्हारी इच्छा हो तो करो, है ना। ऐच्छिक ये भी तुम्हारी इच्छा हो तो तीनों क्या है, समानार्थी है, लेकिन अनिवार्य क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये असंगत और बेमेल है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के हैं जो संस्कृत भाषा के हैं और हमने बिना परिवर्तन किए उसको हिंदी में इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कोख, पेड़, वानर, पीठ, इन चारों में से तत्सम शब्द क्या है बताइए। बताइए तत्सम शब्द। कोक, पेड़ और पीठ, ये हमारे तद्भव शब्द है। और वानर हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। इसका अगर तद्भव लिखे तो इसका वानर का क्या हो जाएगा, बंदर, है ना। तत्सम ही पूछा था। लेकिन कोक, कोक एक तद्भव शब्द है, अगर इसका तत्सम जाने, है ना, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कुक्षी। क्या हो जाएगा, कुक्षी, क्योंकि श का ख में परिवर्तन क्या होता है, तत्सम से तद्भव। पेड़ के क्या हो जाएगा, चरण। पीठ का पृष्ठ। आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से अर्धचंद्र वाला शब्द कौन सा है। अर्धचंद्र वाला, अर्धचंद्र बिंदु वाला ऐसा होना चाहिए था ना, या अर्धचंद्र वाला, बताइए। देखो इन दोनों में से कोई से चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं हुआ है, तो दोनों तो हट गए, है ना। ये आंगन में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, पूरा चंद्र बिंदु। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्धचंद्र। ये ओ है ना, ये दो, इसके ऊपर हमने ये वाला मात्राएं लगाई, ये हमारा क्या है, आगत स्वर है। क्या है, आगत स्वर। इसका उच्चारण और आ और ओ के मध्य होता है। आ और ओ के मध्य उच्चारण होता है इसका। जैसे हमने लिखते हैं हाल, हाल, हाल में अगर हम आगत स्वर लिखते हैं, होल जोड़ दिया, तो एक तो हाल क्या है जनाब का, हाल तुम्हारा हालचाल क्या है, वो वाला हाल हो गया। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, बैठने की व्यवस्था। तुम्हारा हॉल बैठने की व्यवस्था का हो जाएगा भैया। समझ में आया। अर्थ परिवर्तन कर देता है अगत स्वर। डॉक्टर से डॉक्टर बना दिया, डॉक्टर से क्या बना, डॉक्टर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ पराधीनता सदैव दुखदायी होती है। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ पराधीनता सदैव दुखदायी होती है, बताइए। पराधीनता सदैव दुखदायी होती है। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होए, शक शकल चुड़ैल की मिजाज परियों का, पराधीन सपने हो सुख नहीं भाई। पराधीनता सदैव दुखदायी होती है। देखो, होनहार व्यक्ति के हो चिकने पात, मतलब जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, उसके बचपन से ही लक्षण दिखने लग जाते हैं ना। बचपन से ही अच्छे लक्षण दिखना, अच्छे लक्षण दिखाई देना। जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होना, मतलब जितना परिश्रम करोगे, जितना परिश्रम करोगे उतना मीठा फल प्राप्त होगा, उतना ही अच्छा फल मिलेगा, है ना। ठीक है, शक्ल चुड़ैल की और मिजाज परियों का, ये कुछ कहावत नहीं है ना। चलिए, पराधीनता सपने सुख नहीं भाई, ये होगा। ठीक है, मतलब जो पराधीन क्या, जो किसी पर आश्रित होता है ना, कोई किसी पर आश्रित होता है व्यक्ति, वो
सुख नहीं पा सकता, कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। मान लीजिए आप किसी पर डिपेंड है ना, आप कोई काम धंधा नहीं करते, आप केवल डिपेंड ही रहते हो दूसरों पे, तो वो आप कभी सोच ही नहीं सकते कि आप कभी सुखी होगे। आप हमेशा दुखी रहोगे। क्या रहोगे? दुखी रहोगे। क्या रहोगे? दुखी रहोगे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है पराधीनता सदैव दुखदायी होती है। पराधीनता, ठीक है। तो सपने में भी सोच सकता है ना, इसलिए तो बोला पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला 9। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ संघर्ष बंद कर देना है? संघर्ष बंद कर देना है। हाथ का मेल, हथियार डालना, हक्का बक्का रह जाना, हाथ डालना। संघर्ष बंद कर देना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? संघर्ष बंद कर देना मतलब हाथ का मेल मतलब बहुत तुच्छ वस्तु है ना, बहुत तुच्छ, या आसानी से प्राप्त हो जाए, है ना, आसानी से, आसानी से प्राप्त हो जाए, वो क्या कहलाती है? हाथ का मेल। हथियार डालना मतलब क्या हो जाएगा? हथियार डालना मतलब संघर्ष बंद कर दिया, अब हम हथियार नहीं उठा रहे हैं, हथियार हमने डाल दिए, मतलब अब युद्ध खत्म हो गया। ठीक है, हक्का बक्का रह जाना मतलब क्या होता है? हैरान या आश्चर्यचकित होना, है ना। क्या होता है? हैरान हो जाना, हैरान हो जाना, या आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्यचकित होना। ठीक है, अब यहाँ पे हाथ डालना मतलब क्या होता है? किसी कार्य को शुरू करना। मैं इस काम में हाथ डाल रहा हूं, मतलब किसी कार्य की शुरुआत करना, किसी कार्य को शुरू करना। चलिए बढ़ते आगे। दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। सूरज के निकलने से पूर्व का काल। हाँ, एक शब्द में उत्तर देना भैया। सूरज के निकलने से पूर्व का काल क्या कहलाता है? उषा काल, उत्तीर्ण, उतरना, अवरोहण या उरीन? बताइए इन चारों में से क्या राइट आंसर होगा? देखो, ऋण मतलब यह होता है ऋण मुक्त होना, है ना, ऋण मुक्त होना। उतारना, अवरोहण, उतरना नीचे, नीचे उतरना, है ना, नीचे उतारना। उत्तीर्ण, परीक्षा में पास होना, उत्तीर्ण होना। ठीक है, उषा काल, हाँ, सूरज के निकलने से पूर्व का काल क्या कहलाता है? उषा काल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे। तो भोर भई दिन चढ़ गया मतलब भोर हो गई है, अब क्या हो जाएगा? दिन चढ़ेगा, सूरज मामा आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। निम्न में से विशेष्य विशेषण का गलत जोड़ा कौन सा है? विशेष्य और विशेषण का गलत जोड़ा कौन सा है वो बताना है। आकलन से आकलित बना, ठीक है, उपेक्षा अपेक्षित, ठीक है, अरुण का उदय, उत्साह उत्साही, साही। बताइए इन चारों में से विशेषण विशेष्य का गलत जोड़ा कौन सा है? कौन सा है गलत जोड़ा?
आकलित, देखो आकलन से आकलित बना, बिल्कुल सही है। उपेक्षा से उपेक्षित बना, सही है। उत्साह से उत्साही हुआ, बिल्कुल सही है। विशेष से विशेषण का सही जोड़ा है। लेकिन अरुण का उदय से कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पे अरुण से उदय का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अरुण का अर्थ क्या होता है मालूम? अरुण, अरुण का अर्थ होता है लाल रंग, मतलब सूरज के उगने, सूरज, उगते सूरज का रंग है ना, उसको बोलते हैं अरुण। उगते, उगते सूरज का रंग, इसको हम क्या कहते हैं? अरुण कहते हैं। और यहाँ पे बताइए उदय का क्या होता है? वही उदय का अर्थ है उदय होना, है ना। उदय का अर्थ क्या होता है? उदय होना। हम्म, ठीक है। तो ये भैया कोई सही नहीं है। कौन सा? अरुण उदय, अरुण से अरुणोदय हो सकता था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से जागृत का विलोम शब्द क्या होगा? जागृत मतलब जागना, विलोम शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराता है ना। जागरण, पराजय, सुषुप्त या जाति? बताइए जागृत का विलोम। अरे जागा हुआ, इसका अर्थ क्या होगा? जागा हुआ, या हम बोल सकते हैं वो सचेत है। जागरण नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। पराजय नहीं हो सकता। जाति का विजाति होता है, जाति का विलोम क्या हो जाएगा? विजाति हो जाएगा। जय का पराजय, है ना। जागरण का, जागरण का विलोम क्या होता है? तो सुना, सोना होता है ना। जागरण का सोना हो जाएगा। सुषुप्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुषुप्त। सुषुप्त मतलब सोया हुआ, सोए हुए अवस्था में। सचेत नहीं, अचेत है ना। चलो, हाँ सोया हुआ, अचेत भी बोल सकते हैं इसको। वहाँ सचेत था, ये तो अचेत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जागृत का विलोम शब्द सुषुप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। वह शब्द जो किसी शब्द की स्त्री जाति का बोध कराता है ना। वह शब्द जो किसी शब्द की स्त्री जाति का बोध कराता है स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। बताइए इसमें से संघ, राज्य, पुलिस, विद्यालय, इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? संघ, संघ होता है ना। होता है मतलब पुल्लिंग शब्द। राज्य, राज्य होती है, होता है, राज्य भी होता है, तो पुल्लिंग शब्द। पुलिस होता है कि पुलिस होती है? पुलिस होती है, मतलब ये शब्द क्या है? पुलिस स्त्रीलिंग शब्द। और हमको चाहिए भी था ये कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है निम्न में से, तो पुलिस क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द। विद्यालय होती है क्या? विद्यालय होता है ना। विद्यालय होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप का चयन करना है। प्रादुर्भाव, 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 प्रादुर्भाव। बताइए इन चारों में से सही क्या है? शुद्ध रूप क्या है बताइए? प्रादु प्रादुर्भाव, 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 बताइए।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इस प्रकार से लिखा जाता है, जो र होता है रफ्फार, र से रेप बिंदु, ये हमारे सा भाव, भाव, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव, देखो ऐसे लिखते हैं, प्रादुर, तो र कहाँ आएगा? ऊपर, भाव, प्रादुर्भाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, प्रादुर्भाव शुद्ध रूप यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शब्द युग्म उपस्थिति, उपस्थित के सही अर्थ भेद का चयन करना है। ओटना, खेलने की क्रिया, ऋतु, मौसम, कर्ण, कान, उपलब्धता, हाजिर। प्रेजेंट अब्सेंट, प्रेजेंट अब्सेंट, बताइए। प्रेजेंट मतलब उपस्थित, उपस्थित मतलब हाजिर हूँ सर, बोलते हैं स्कूल में पहले, हाजिर हूँ सर, हाजिर मतलब उपस्थित है वो, है ना, हाजिर, ये हाजिर हो गया। तो उपस्थित का मतलब क्या हो जाएगा? हाजिर। तो उपस्थिति मतलब तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है, मतलब तुम्हारी उपलब्धता अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो उपस्थिति मतलब उपलब्धता, और उपस्थित मतलब हाजिर होता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। प्राणी वृंद, शासक, ईर्षा, प्रा, प्रांगण, बताइए। बताइए क्या होगा? प्रांगण नहीं होता है, प्रांगण क्या होता है? प्रांगण। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ईर्ष्या, ईर्ष्या होती, ईर्ष्या, ये भी नहीं होगा। शासक, 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 ये भी नहीं हुआ। प्राणी वृंद, बिल्कुल सही है। प्राणी वृंद का मतलब होता है सुंदर दिखने वाला, है ना। वृंद मतलब सुंदर दिखने वाले को वृंद कहा जाता है। सुंदर दिखने वाले को क्या कहा जाता है? वृंद कहा जाता है। जैसे स्त्री वृंद, स्त्री वृंद, नारी वृंद, शिशु वृंद, ये तीनों क्या सुंदर दिखते हैं? नारी, स्त्री और शिशु, तो वृंद लगा सकते हैं। पुरुष वृंद कहीं सुना है आपने? पुरुष वृंद हुआ कहीं? सुंदर दिखते ही नहीं भाई, पुरुष वृंद होता ही नहीं है। छोड़ो, इसको लिखने से क्या मतलब, होता ही नहीं तो। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये समझ में आया। प्रश्न नंबर, इसमें हो सकता है खतरा। निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन करना है। पेशा साध्य न होकर साधन है। उस सोहन उस स्कूल में पढ़ा है जो उसके गांव के निकट था। वह वस्तु खो गई थी परंतु मुझे मिल गई है। उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चला गया। बताइए सरल वाक्य। सरल वाक्य की पहचान क्या होना चाहिए? एक उद्देश्य और एक विधेय। एक उद्देश्य हो प्लस एक क्या हो? विधेय। एक उद्देश्य और विधेय जहां होता है वहां पे क्या होता है? सरल वाक्य। सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य क्या होता है? जहां पे दो उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? वहां पे भी दो वाक्य होते हैं, एक तो प्रमुख वाक्य और दूसरा उस पे आश्रित वाक्य, है ना। और जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। बताइए इन चारों में से सरल वाक्य कौन सा है? उससे तार मिला, और आया, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, दो वाक्य, उससे तार मिला वह तुरंत घर चला गया। तो यहाँ पे और से जुड़े हुए दो वाक्य हैं, मतलब ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। हमको चाहिए था क्या? सरल वाक्य, तो ये तो आंसर नहीं है। वह वस्तु खो गई थी परंतु, परंतु आया, किंतु, परंतु, बंधु, और या, अथवा, इसलिए। ठीक है, जहां पे आते हैं ये भी हमारा क्या होता है? संयुक्त वाक्य हो गया। ये भी क्या हो गया? संयुक्त वाक्य आ गया। लो भैया, ये भी पिक्चर खत्म हो गई। सोहन उस स्कूल में पढ़ा, क्या? सोहन उस स्कूल में पढ़ा, उसके आगे क्या? जो उसके गांव के निकट था, जो उसके गांव के निकट था, जो आता है ना
जो किसमें आता है, मिश्र वाक्य में आता है, इसमें आता है। अब ये मुख्य वाक्य है ना, मुख्य वाक्य है और ये इस पे आश्रित है। भैया उस मोहन उस स्कूल में पढ़ा, क्या आगे जानने की इच्छा हो रही भैया, जहाँ पे जानने की इच्छा हो आगे तो वहां पे होता है मिश्र वाक्य। तो सोहन उस स्कूल में पढ़ा जो उस गांव के निकट था, ठीक है, चले दिक्कत नहीं है। सरल वाक्य, पैसा साध्य है न होकर साधन है, पैसा साध्य नहीं है साधन है, निषेध सूचक है लेकिन हमारा सरल वाक्य होता है। चलिए प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर नहीं बनाया गया है, प्रत्यय का प्रयोग करके नहीं बनाया गया, बताइए। कौन सा वाक्य प्रत्यय का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, वो प्रत्यय होते हैं। बताइए लेखक में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, दर्शनीय, पाठक, सब इंस्पेक्टर, ये हमारा मूल शब्द, ये मूल शब्द, ये मूल शब्द, और इनमें क्या है, ये तीनों प्रत्यय लगे हुए हैं, तो ये तीनों प्रत्यय से जुड़े हुए हैं, गलत गलत गलत, ये नहीं होगा। अब ये क्या हो जाएगा, सब इंस्पेक्टर है ना, सब इंस्पेक्टर, सब ये हमारा क्या है, उपसर्ग है, ये क्या है, उपसर्ग है, और इंस्पेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, मूल शब्द। और जहाँ पे मूल शब्द के आगे कोई शब्द जुड़ता है उसके अर्थ में परिवर्तन करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है ना, उपसर्ग। तो यहाँ पे प्रत्यय नहीं है, वो पूछा भी गया था ये, तो प्रत्यय किसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है। चलिए बढ़े आगे, निम्न में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का सही उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार का, अनुप्रास अलंकार की किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार जहाँ पे होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सून, ठीक है, यहाँ पे एक सौ दो एक से अधिक बार आ रहा, उसके अर्थ भी अलग अलग निकलेंगे, है ना। चलिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, कनक रखते सो गुनी, मरकता दिखाए, या खाए बुराई वाह पाए बुराई, है ना, या वर या पाए नर बोराए, ठीक है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, चांदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी चम्मच से, चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, चॉकलेट चटाई, जो भी चटाया, ठीक है। तो वहां पे च की आवृत्ति बार बार हो रही है, च की आवृत्ति बार बार हो रही है। और जहाँ पे किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पे क्या होते हैं, च की आवृत्ति बार बार हो रही है, च की आवृत्ति होने से यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ये हो गया, कनक कनक दे सो गुनी मदक तादिका या खाए बोरा, ये यमक अलंकार होगा, क्या होगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होता है। कनक, एक कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा, एक कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा, और एक कनक का मतलब क्या होता है, सोना। तो भैया किसी व्यक्ति को धतूरा मिल गया, धतूरा खा लिया तो भी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, और उसको सोना मिल गया तो भी नर क्या हो जाता है, बेरा जाता है, पागल हो जाता है, ठीक है। अब बताइए ए और बी में कौन सा है, देखो रमी रहीमन पानी राखिए, एक पानी के तीन मतलब होंगे, एक शब्द के तीन अर्थ होंगे, वहां पे हमारा क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार, ठीक है। मधुर मधुर एक जैसे शब्द आ रहे हैं, यहाँ पे कौन सा होगा, पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति। चलिए बढ़ते हैं आगे, 20 नंबर, निम्न में से वाक्य श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, मारा भैया थप्पड़ मारा, मारा 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 थप्पड़ मारा में किस क्रिया का उदाहरण है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, विकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, बताइए जल्दी।
श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। भैया प्रेरणा तक क्रिया है क्या? आप किसी को प्रेरणा दे रहा है, श्याम तू राम को थप्पड़ मार, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। पूर्वकालिक क्रिया ऐसा क्या? श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, फिर राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, ऐसा कुछ हो रहा? नहीं, पूर्वकालिक क्रिया भी नहीं है। संयुक्त क्रिया क्या है? दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का निर्माण कर रही है। भैया मार डाला, मार और डाला, मारा गया, ऐसा कुछ है? नहीं, संयुक्त क्रिया भी नहीं होगी। क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया। अरे जिस क्रिया के दो कर्म हो, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। वो क्रिया जिसके दो कर्म होते हैं द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। हाँ, इसके दो कर्म है, इसमें क्रिया क्या है? मारा मेन क्रिया हो गई यहाँ पे, है ना। अब इस क्रिया के पे क्या और किसको का प्रश्न करेंगे, क्या का उत्तर जो मिलेगा वो हमारा क्या होता है? मुख्य कर्म होता है ना। मुख्य कर्म मिलेगा, और किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वो हमारा क्या होता है? गौण कर्म। क्या होता है? गौण कर्म। तो बताइए यहाँ पे क्या का उत्तर क्या मिलेगा? कि श्याम ने राम को क्या मारा? उत्तर आया खुद करो, खुद प्रश्न करो, खुद उत्तर। थप्पड़। थप्पड़ हमारा मुख्य कर्म हो गया। किसको? श्याम ने किसको थप्पड़ मारा? राम को। राम हमारा क्या हो जाएगा? गौण कर्म। भैया जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, जिस वाक्य में भी दो कर्म हो, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे 21 पे। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जी खोल कर बात करना? अंजर पंजर ढीला होना, दरवाजे की मिट्टी खोद डालना, मन की गांठ खोलना, पर्वत को राई समझना। तिल का तहाड़ राई का पहाड़, बताइए। अंजर पंजर ढीला होना मतलब बहुत थक जाना। क्या होना? बहुत थक जाना। जैसे आज मैं थक गया हूँ, लगातार 6 घंटे की क्लास हो गई है ना। आज लगातार 6 घंटे की क्लास हो गई है ना। तो अंजर पंजर ढीला हो गया आज तो। दरवाजे की मिट्टी खोल खोद देना मतलब क्या होता है? कि लेकिन जी खोल कर बात करना। हाँ। नहीं, दरवाजे की मिट्टी खोद देना इसका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मन की गाढ़ खोलना मतलब जी की बात कर देना, जी खोल कर बात करना। पर्वत को राई समझना मतलब किसी बड़ी समस्या है चुनी, है ना। बड़ी समस्या को किसी बड़ी समस्या को छोटा समझना। पर्वत को राई समझ रहे हैं ना। ये हो गया। दरवाजे की मिट्टी खोद देना कहीं होता नहीं है ऐसा कुछ। मन के कार्ड खोलना मतलब जी खोल कर बात करना। मन के जितने भी घाव घरम मच्छरम मच्छम ठीक हो, है ना, सबको खोल कर रख देना, सबको बोल देना। क्या होता है? मन की गांठ खोलना। चलिए 22। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। पर्याय, सर्वोत्कर्ष, प्रादुर्भाव, राज्याभिषेक। बताइए इन चारों में से अशुद्ध कौन सा है? तीन शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा। चलिए, पर्याय जन्मोत्कर्ष बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रादुर्भाव सही लिखा हुआ है, राज्य अभिषेक भी सही लिखा हुआ है। राज्याभिषेक होना चाहिए ना, राज्याभिषेक। पर्याय, तो पर्याय ऐसे होता है पर्याय, ठीक है। ये शुद्ध लिखा हुआ है, यह शुद्ध है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अशुद्ध चाहिए था हमको। चलिए 23। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ देखभाल के साथ खड़ा रहना? देखभाल के साथ रहना, देखभाल के साथ रहना, हाथ पीले कर देना, दांतों के तोते उड़ जाना, हाथों के तोते उड़ जाना, हाथ धो बैठना, हाथों हाथ रखना। बताइए इन चारों में से देखभाल के साथ रखना। देखो, हाथ पीले कर देना मतलब विवाह कर देना, है ना। ऐसा ही होता है कि विवाह करना, इसके हाथ पीले कर दो भैया, हाथ पीले करने लायक हो गई है, विवाह कर देना, ठीक है। हाथों के तोते उड़ जाना, हाथों के तोते उड़ जाना मतलब अचानक बहुत ज्यादा डर जाना या होश उड़ जाना। होश
वाह उड़ जाना, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। हाथ धो बैठना मतलब क्या होता है, किसी चीज को खो देना, किसी चीज को खो देना। हाथों, हाथ रखना मतलब हाथों में संभाल के रखना, तो देखभाल के साथ रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, डी फॉर डब्लू अंकल जी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से शब्द युग्म ऋत ऋतु, ऋत ऋतु के सही अर्थ भेद का चयन करना है। ऋत ऋतु के सही अर्थ भेद का चयन करना है। कोर क्रास, कौशल अवध प्रदेश, कर्ण कान, सत्य मौसम, ऋत, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, है ना। रघुकुल रीति सदा चली आई, रीत, रीत मतलब सत्य घटना, है ना, और ऋतु मतलब सत्य। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। रीत का मतलब होता है सत्य, और ऋतु का मतलब होता है मौसम। कर्ण का मतलब होता है कान। कौशल मतलब अवैध प्रवेश, अवध प्रवेश कौशल, है ना। और कोर मतलब ग्रास, है ना, एक कोल निवाला, एक घास खाने का। हम्म, चलिए बढ़ते हैं आगे। 25, निम्न में से कौन सा यमक अलंकार का सही उदाहरण है, बताइए। यमक अलंकार एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग आए, ऐसे बोलना। कनक कनकते सुगुनी मदकता दिखाए, या खाए बोराए नर या पाए बोराए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलतल में। अभी हम कर क्या है, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चंदू के चाचा ने चंदी के चाची को चांदनी चौक में चांदनी चम्मच, चांदी चम्मच से, चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, नहीं चटनी नहीं, अब तो चॉकलेट चटाई, ठीक है। तो यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, ये क्या होता है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, एक पानी के तीन अर्थ होंगे, एक तो मोती के लिए इसकी चमक, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत, और आटे के लिए इसका पानी, है ना। तो एक शब्द के तीन अर्थ निकले, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है, श्लेष अलंकार, ठीक है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पुनरुक्ति प्रकाश, है ना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, पुनरुक्ति अलंकार होता है, ठीक है। हाँ, कनक कनकते सोगुनी, एक कनक का मतलब होता है धतूरा, है ना, एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब होता है सोना। भैया धतूरा, धतूरा 100 गुनी मात्रा मिल जाता है, तो जो इसको पा लेता है खा लेता है बोरा जाता है ना। और सोना अगर 100 गुना मात्रा में मिल जाता है तो आदमी उसको भी पा कर क्या आ जाता है, बेरा जाता है, पागल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यमक अलंकार का सही एग्जाम्पल क्या है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता दिखाए, या खाए बोराए नर या पाए बोराए, ठीक है। चलिए 26, मूल धातु चल का रूढ़ क्रिया शब्द निम्न में से क्या होगा। चल का रूढ़ क्रिया शब्द निम्न में से क्या होगा, बताइए। चल का चलना, चलाचल, चला, चलवाना। चल एक मूल धातु है, धातु शब्द है ना। उसमें हम अगर धातु शब्द में ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है, क्रिया बनती है। तो चलना हमारी क्या हो जाएगी, क्रिया। तो चलना, ये इसका राइट आंसर होगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बनती है, क्रिया बनती है। क्या बनती है, क्रिया बनती है। चलिए बढ़ते आगे। 27, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। पिठ, कंठ, टखना, पेट। पीठ, पेट होता है, मतलब पेट तो होता है ना, पेट होती है क्या, पुल्लिंग शब्द है। टखना होता है, होती है, टखना होता है, पुल्लिंग शब्द। कंठ होती है, अरे कंठ तो होता है मतलब पुल्लिंग शब्द। पीठ, पीठ क्या होती है, क्या होता है, अरे पीठ तो होती है ना, तो स्त्रीलिंग शब्द। उसका पीठ थपथपा, ऐसा बोलते क्या, उसकी पीठ थपथपा, तो पीठ क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। चलिए बढ़े आगे।
निम्नलिखित में से स्रवर्ण किन वर्णों से बना है? स्रवर्ण, स्र एक क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। स्र किससे बना है? श और र से मिलकर बना है। तो श और र, ठीक है। और वो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ और स्र। तो क्ष हमारा क और स से मिलकर बना है, ठीक है। त्र हमारा किससे बना है? त और र से मिलकर बना है। ज्ञ हमारा किससे? ज से मिलकर बना है, ज और यहाँ से। स्र हमारा स और र से मिलकर बना है। ये चारों हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। चारों हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 29। निम्नलिखित में से शब्द युग्म उत्कच उत्कट के सही अर्थभेद का चयन करना है। उत्कच उत्कट बताइए। कर्ण कान, गंजा तीव्र प्रबल, ऋतु मौसम, कोड़ी कपर्दिका। बताइए उत्कच। उत्कल बंग विंध्य हिमाचल। कर्ण का तो कान होता है अर्थ, ऋतु का मौसम, कोड़ी कपर्दिका, गंजा, ठीक है। उत्कच मतलब गंजा और उत्कट मतलब तीव्र या प्रबल। तीव्र या प्रबल। चलिए, दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन करना है। उसने ऋण चुका दिया हो। जिसने ऋण चुका दिया हो। उषा काल, उत्तीर्ण, उतारना, अवरोहण या उऋण। उषा काल मतलब सूर्य उगने के पहले का समय। सूर्य के उगने के पहले का समय क्या कहलाता है? उषा काल कहलाता है, ठीक है। उत्तीर्ण किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना, किसी परीक्षा में पास होना। नीचे उतारना। उऋण मतलब जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण कहलाता है। क्या कहलाता है? उऋण। चलिए बढ़ते हैं आगे 31। वाक्य में चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं। है, मैं चाहता हूं क्या? क्या चाहते हो? कि तुम्हारे साथ खेलूं। मतलब यहाँ पे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लगा हुआ है। ये जो की है ना, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है ना। एक वाक्य ये, एक वाक्य ये क्या है हमारा? मुख्य वाक्य। मुख्य वाक्य। और ये क्या है? आश्रित। आश्रित क्यों है? क्योंकि इस पे जानने की इच्छा हो रही है। आश्रित वाक्य ये आश्रित है किस पे? इस पे कि मैं चाहता हूं क्या, आगे जानने की इच्छा हो रही कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, है ना। तो भी आश्रित वाक्य जहां पर ऐसे होता है वहां पे हमारा क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य क्या होता है? एक वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जुड़ते हैं, और तथा किंतु परंतु इसलिए ताकि अथवा तथा इस प्रकार से जुड़े होते हैं, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से विशेष्य विशेषण का सही जोड़ा कौन सा है? अंगीकार अंगीकृत, उपचार अपचार, अंग्रेज इंग्लिश, ओस्ट ओठ। बताइए विशेष्य और विशेषण का सही जोड़ा कौन सा है, ये बताना है आपको। देखो, ओष्ट ओष्ट ये तो तत्सम तद्भव हो गए। ये तत्सम तद्भव शब्द हो गए, है ना। पूछा क्या है? विशेषण विशेष्य। और ये तो अंग्रेज, अंग्रेजी और इंग्लिश ये तो भाषा हो गई, है ना। ये तो भाषा के बारे में हो गया। विशेषण विशेष्य नहीं है, ये भी नहीं होगा। उपचार अपचार ये तो विलोम शब्द हो गए एक दूसरे के। क्या हो गए? ये तो विलोम हो गए ना, ये नहीं चाहिए हमको। अंगीकार अंगीकृत ये बिल्कुल सही है। विशेषण विशेष्य विशेष्य विशेषण, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे 33। निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन करना है। असंगत और बेमेल शब्द कौन सा है इन चारों में से? पराधीन, परतंत्र, पराश्रित, पश्चाताप। बताइए चारों में से असंगत बेमेल कौन सा है? देखो, पराधीन किससे किससे का? गुलाम। परतंत्र गुलाम,
पराश्रित किसी पे आश्रित होना, गुलामी, है ना। ये तीनों क्या है, एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। पश्चाताप मतलब क्या हुआ, पछतावा होना, ये अलग ही अर्थ दे रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे 34। निम्नलिखित में से मुहावरा दरवाजे की मिट्टी खोद डालना का क्या अर्थ है, तकादा कर कर परेशान करना, बड़े काम को छोटा समझना, ऊपर से कुछ भीतर से कुछ, बहुत थकना, बताइए। अच्छा, दरवाजे की मिट्टी खुद खुद करना, बड़े काम को छोटा समझना, नहीं। ऊपर से कुछ भीतर से कुछ, नहीं, ठीक है। मतलब ऊपर से कुछ भीतर से कुछ, मतलब कोई चुड़ैल, है ना, दिखने में शक्ल तुम्हारी चुड़ैल सी, है ना, और काम तुम्हारा परियों सा, ऐसा कुछ, है ना। वो तकना, अथक परिश्रम करना, है ना, ये भी नहीं होगा। तकाता कर कर परेशान करना, दरवाजे की मिट्टी खोद खोद डालना, ठीक है। चलिए लास्ट, निम्नलिखित में से ज्योति का विलोम क्या होगा, ज्योति, तम, जनक, अनवधानता या विजाति, है? ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा, ज्योति का अर्थ क्या होता है, प्रकाश या रोशनी, प्रकाश या रोशनी, बताइए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो, तम मतलब अंधकार, अंधेरा। चलिए, ए इसका राइट आंसर होगा, ज्योति का विलोम क्या होगा, तम। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, कल इसी समय 5 से 6 के बीच आपके सामने उपस्थित होकर नए सेशन के साथ। चलिए तभी तक के लिए सबको जय श्री राम, राधे राधे, शुभ संध्या।